तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था, याओ कहता है बंदर से कि अब यहाँ से आगे मैं ही जाऊंगा, क्योंकि बंदर इतना ज्यादा क्वालिफाई नहीं होता और वो आगे जाएगा तो उसकी जान को खतरा होता है। अब यहाँ पर वो जाने के लिए तैयार रहता है और सोच रहा था, पता नहीं जब से मैं इवॉल्व हुआ हूँ तब से बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सेकंड लेयर है वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। चलो कोई ना, चल कर देखा जाए आखिर उस सेकंड लेयर में आखिर है क्या। फर्स्ट लेयर को ये क्रॉस कर गया होता है, अभी सेकंड लेयर के टनल में होता है, काफी तेजी से जा रहा होता है। जब ये वहां पर पहुंचता है तो वो एकदम पूरा रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान तरीके कुछ नहीं होता, पूरा जल रहा होता है। और जैसे ही ये अपना पैर जमीन पे रखता है तो इसका जूता कपड़ा एकदम सब जल चुका होता है। इसे पता चल गया था बहुत खतरनाक जगह है, तो ये तुरंत ही अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाता है। और उस शील्ड का भी कुछ असर नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनरी कपड़े होते हैं और ऑर्डिनरी कपड़े इस खतरनाक डेजर्ट में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले थे। तब इसे पता था कि कुछ होने वाला नहीं है। आगे में उसे एक बहुत चमकती हुई चीज दिख रही होती है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा सा फोनिक्स होता है। या उसे शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो फोनिक्स शांत भी हो जाता है, क्योंकि दोनों का ब्लड लाइन सेम होता है तो दोनों बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पर याओ को समझ में आ चुका होता है कि ये जगह ऐसी है जो कि बहुत खतरनाक है, और साथ ही साथ ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पिल है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। अगर याओ ने इसे फाइंड कर लिया तो ये तो इसके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, और ये करता भी यही है। जब वो उसे छूता है तो सोच रहा था कि जाहिर सी बात है, अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर ये पिल इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है, क्योंकि इसका फोनिक्स वाला अपीयरेंस है। और इसमें फोनिक्स का अगर थोड़ा सा ब्लड अगर लग जाता है तो ये जो हार्ट सीड है, आप इसे कुछ भी कहिए, स्टोन कहिए, हार्ट सीड कहिए, बात एक ही बराबर पड़ती है। तो इससे ये बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इसके सारे कपड़े जलकर राख हो चुके होते हैं। या उस पिल को फाइनली निकाल लेता है और उसे खा लेता है, लेकिन उसे ये भी पता रहता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए अकेले सिर्फ फोनिक्स का ब्लड ही काफी नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसने खाया होता है तभी से ये एहसास हो चुका होता है कि ये पिल नॉर्मल पिल बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ फोनिक्स का ब्लड इसके लिए जरा भी काफी नहीं रहेगा। तो अब इसका सबसे अच्छा और वफादार साथी, जो कि होता है शुरुआत से ही इसका डीमन ब्लड, वो मदद मांगता और कह रहा होता है कि तुमने शुरुआत से ही मेरी मदद की, अभी मेरी मदद करो। और फिर वो डीमन फोनिक्स और डीमन ब्लड दोनों कंबाइन होते हैं और धीरे धीरे कर कर उस पिल की एनर्जी को वो लोग रिफाइन कर रहे होते हैं, और याओ को भी इसका असर साफ साफ नजर आ चुका होता है। बस इतना सा इसे पावर मिल चुका होता है कि अचानक से ये पहुंच चुका होता है मिड लेवल डीमन किंग में, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बस थोड़ा सा फोनिक्स ब्लड का एसेंस चाहिए था और ये पिल, और पहुंच चुका होता है एक बहुत ही हाई रैंक में। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि ये मिडिल लेवल में नहीं था, लो लेवल में था, और मिडिल लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए इसे और भी ज्यादा पावर की जरूरत थी, जो कि इसे मिल चुकी है। इसे अपनी बॉडी के अंदर ऑरा महसूस हो रहा होता है और इसे पता चल चुका होता है वो जो ऑरा है वो एम्पायर लेवल के जितना सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक ऑरा है और मैंने इसकी इनहेरिटेंस को याद कर लिया है, लेकिन मैं इसके प्रेशर को बहुत मुश्किल से झेल पा रहा हूँ। अब ये सारी बातें जानने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुका होता है कि आखिर यहाँ पर कौन से सीक्रेट फैक्ट्स, हिडन चीजें छुपी हुई है, और आखिर इस डोमेन का, फोनिक्स किंग का, आखिर यहाँ पर ये सब लेवल टेस्ट, आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है। लेकिन अब मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ बहुत सारी चीजों को, तो मुझे लगता है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। अब जब याओ ताकतवर हो चुका होता है तो वो अपने वेपन को कैसे पीछे छोड़ सकता है। वो अपनी पावर को उस वेपन के अंदर डालने की कोशिश करता है, यानी उस त्रिशूल के अंदर, और वो भी इवॉल्व हो चुका होता है। अब ये त्रिशूल इवॉल्व होकर एक बहुत ही मस्त और खतरनाक दिखने वाला वेपन लग रहा होता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया है, और बारी होती है इसे टेस्ट करने की। वो एक ही बार करता है तो आप देख सकते हैं जमीन कांप उठती है और चारों तरफ आग लग चुकी होती है। याओ पागलों की तरह हंस रहा होता है कि अब मैं बहुत ही पावरफुल बन गया हूं, अब कोई नहीं रोक सकता है मुझे। मगर तब तक वहां पर एक लेडी आ चुकी होती है, जो कि खूबसूरत के साथ साथ बड़का बड़का बॉल भी होता है उसके पास, और वो कह रही होती है याओ को, तुम फोनिक्स क्लैन से हो क्या। वो याओ के और भी नजदीक आ जाती है और कह रही होती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस दुनिया में अभी भी फोनिक्स क्लैन के लोग बचे हुए हैं। मुझे मुझे तो बस बहुत सारी पावर महसूस हो रही थी कि कोई यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन देखो आज तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। तुम सचमुच फोनिक्स क्लैन के ही हो, या फिर तुम किसी ह्यूमन की बॉडी में वापस से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन जब वो उसकी बॉडी को टच करती है तो उसे पता चल चुका होता है कि इसके अंदर पवित्र फोनिक्स क्लैन का ब्लड है, यानी पूर्वजों का ब्लड इसकी रगों के अंदर दौड़ रहा है। इसे देखकर याओ सोच रहा होता है, मुझे तो इसे देखने से लग रहा है कि ये पीकॉक क्लैन की है। पीकॉक क्लैन टॉप 10 रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, और जो पीकॉक फैमिली है उसने फोनिक्स क्लैन का ब्लड इनहेरिटेट किया होता है बहुत सालों पहले ही, मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जो पीकॉक है वो फोनिक्स क्लैन की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, और जाहिर सी बात है कि इसने सिर्फ एक नजर में ही याओ को देखकर बता दिया कि इसके अंदर फोनिक्स का ब्लड है। इसका मतलब ये बात सच है कि ये एक बहुत ही ताकतवर डाइटी है, या एम्पायर भी आप इसे कह सकते हैं। याओ अच्छी तरीके से जानता था कि अगर इसने अपना मुंह खोला कि ये फोनिक्स क्लैन का है, तब तो ये इसकी खैर नहीं, एकदम कच्चा चबाई डालेगी, क्योंकि पूरा खून चूस लेगी। तो कह रहा होता है, सीनियर देखिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही है, मैं तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ भी नहीं। ठीक है मुझे और काम है, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन वो उसके रास्ते में आ जाती है और कह रही होती है, तुम
तुम फोनिक्स के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? याओ कहता है मैं करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ, इससे आपका क्या लेना देना है? सीनियर आप मुझे परेशान क्यों कर रही है? देखो बच्चे, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम हो कौन, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाली हूँ। मुंह सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, भारी मुसीबत में पड़ गया हूँ, लेकिन इसने भी अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। अब यहाँ पर याओ एक ट्रिक चलता है, वो अपनी पूरी पावर को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल रहा होता है और इसे देखकर वो जो पिकॉक होती है वो चौंक जाती है। याओ कह रहा होता है, पिकॉक क्वीन, आखिर तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पूरे पिकॉक क्लैन के अंदर हमारा ही खून दौड़ रहा है? उधर वो एकदम चुप रहती है, एकदम जैसे पत्थर हो जाता है ना वैसा ही। और इधर याओ सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, ये मुझसे डर के भाग क्यों नहीं रही है, आखिर ये एक ही जगह पर खड़ी क्यों है? इसे डर, याओ को डर लग रहा होता है कि कहीं इसका प्लान फेल ना हो जाए। मगर पीकॉक तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है। वो याओ के सामने सर झुकाती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए। और इधर ये भी एक्टिंग करने लगता है कि ये जैसा बहुत बड़ा कहीं का राजा हो और कह रहा होता है ठीक है अब तुम वापस जाओ। पीकॉक कह रही होती है कि ठीक है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्ताखी करने की कोशिश की। वो चली जाती है। अब याओ के सांस में सांस आती है और कह रहा था चलो अच्छा बात है। वो एक एम्पायर थी, कोई कम ताकतवर नहीं थी, वो याओ को आराम से धूल चटा सकती थी, लेकिन वो पिकॉक क्लैन की थी इसीलिए अच्छी थी और चली गई। लेकिन आगे से चलकर सावधान रहना पड़ेगा, अगर मेरे पास ये ब्लड लाइन नहीं होता फोनिक्स का तब तो मेरा बचना मुश्किल था। अब याओ को ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, उसके पास अभी भी ढेर सारा वक्त रहता है क्योंकि कोई अब उसे डिस्टर्ब करने नहीं आने वाला था। तो वो सोच रहा था कि चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन वो पिकॉक दूर में ही रहती है और उसे देखते हुए कह रही थी, इसने तो मुझे बेवकूफी बना दिया था, लेकिन मुझे पता है कि इसका कौन सा रेस है। सबसे पहले तो मुझे लगा था कि ये एम्पायर है, फोनिक्स एम्पायर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसकी ब्लड लाइन का स्ट्रेंथ इसमें कोई बाधा तो नहीं डालने वाली है, लेकिन आगे चलकर ये फोनिक्स एम्पायर जरूर बन सकता है, इसमें इतनी काबिलियत तो है। लेकिन मुझे इस बच्चे की सच्चाई जाननी ही पड़ेगी, ये हमारी पिकॉक क्लैन के फ्यूचर का सवाल है। इधर हमें याओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रहा होता है। ये अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और सोच रहा था कि मैं याओ हेवन और अर्थ के बीच में पैदा हुआ हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से एकदम फ्लेम्स बाहर निकलने लगती है, धुआं भी पूरा बाहर निकल रहा होता है। अचानक से ये हवा में उड़ने लगता है, इसके बाल पूरे एकदम लाल रंग से रंग चुके होते हैं और फाइनली इसने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जैसा कि देख सकते हैं पूरा हुलिया ही बदल चुका है। अब इतनी देर के बाद महाशय को यह पता चल रहा है कि वो नंगे हो चुके हैं पूरी तरीके से। चलो अच्छी बात है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, अगर कोई देख लेता तो वो गलत ही समझता। फिर अपनी पावर को थोड़ा बहुत टेस्ट करने के बाद ये चारों तरफ से आग बाहर निकाल रहा होता है। अब दो रास्ते होते हैं, एक तो सेकंड फ्लोर से एग्जिट करने का, एक थर्ड फ्लोर में जाने का। लेकिन इसका दिमाग होता है खुराफाती वाला, कह रहा होता है कि अब जब इतनी दूर आ ही चुके हैं तो थोड़ा थर्ड फ्लोर पे भी जाके देख लिया जाए क्या होता है। लेकिन वो जो एग्जिट वाला डोर होता है वो इसे अपनी तरफ खींच रहा था और इसे पता रहता है कि ये उस लायक नहीं है कि ये थर्ड फ्लोर में भी जा सके, इसीलिए इसे एग्जिट की तरफ खींचा जा रहा होता है। लेकिन खैर मैं ब्रेक थ्रू तो कर सकता हूँ, मगर खैर छोड़ो, जाने तो दिक्कत होने वाला है। और फिर बंदर को भी दिख रहा होता है, या वो कह रहा होता है ए बंदर, और फिर याओ वहां से बाहर आ चुका होता है, अब ओरिजिनल अर्थ पे आ चुका होता है ये अपना। लेकिन बंदर बहुत खुश होता है, पता नहीं इसका मुंह ऐसा क्यों लटका हुआ है। अच्छा तो ये बात होती है, बंदर अपना बड़ा वाला फॉर्म में आ जाता है। लेकिन भाई तुमको नहीं लगता ये पोजीशन कुछ गड़बड़ लग रहा है अगर ऊपर नीचे से देखा जाए तो? देखो हमको गलत मत समझना कि हम इतना ज्यादा अजीब है, लेकिन तुम ही लोग देखो, इसका वो स्टाइल देख रहा है, तुम लोग देखो आत्मा भी निकल गया, सोचो कितना जोर से हुआ। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बंदर माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए। मुंह कहता है तुमने तो मुझे ऑन द स्पॉट ही मार दिया था, आज का हमारा मुलाकात नहीं, गुड बाय हो जाता हमेशा के लिए। फिर जो एम्पायर रहते हैं कह रहे होते हैं आपका स्वागत है योर हाइनेस, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं, रॉयल कॉम्पिटिशन बस कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, आपका नाम दे दूंगा। इधर याओ बंदर से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें करीबन 1 साल से नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है कि तुम पहले से कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो, तो चलो लड़ते हैं। बंदर भी कहता है हाँ क्यों नहीं बॉस, और हाँ एक खुशखबरी, लगभग 10-12 एपिसोड और फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और एक और खुशखबरी, 25-30 एपिसोड और वो जो अभी नया वाला कॉमिक कर रहा हूँ वो भी खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा है मेरे पिटारे में। तुम लोग बस ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना।